Hello everyone, welcome you all to Anthropology Insight classes, and today we are going to discuss 10 questions which were asked in UGC NET December 2023 exam. So let's start. So in this video we are going to discuss 10 questions asked in December 2023 UGC NET exam. Okay. तो हियर इज क्वेश्चन नंबर 131 जिसकी आईडी है 647, लास्ट में चेक कर लीजिएगा. अरेंज द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड व्हाइल कंडक्टिंग एन इंटरव्यू. ठीक है, तो आपने रिसर्च मेथोलॉजी पढ़ी होगी जिसमें कि हम डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स की यूज़ करते हैं. फील्ड वर्क में जब जाते हैं तो ऑब्जर्वेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, इंटरव्यू, क्वेश्चनर, शेड्यूल, फोकस ग्रुप डिस्कशन, PRA, RRA एक्सेट्रा. ओके, तो इस तरह हम यहाँ पर इंटरव्यू की बात करें तो जब हम इंटरव्यू में जाते हैं, किसी भी ग्रुप से हमको इंटरव्यू लेना है, किसी भी पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन से हमको इंटरव्यू लेना है, तो हमारी जो शुरुआत होती है वो सीधे ही हम जो है ऐसे क्वेश्चंस पे नहीं जाते जिन पे उनका जवाब ना मिल पाए, या ऐसे कुछ क्रिटिकल या सेंसिटिव क्वेश्चंस पर हम सीधे ना जाकर स्टार्ट करते हैं कि उनका इंटरेस्ट जगे. पहले इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रैपो ज़रूरी होता है. किसी भी कम्युनिटी में जाते हैं तो पहले उनके साथ इंटरेक्शन ज़रूरी होता है, जिससे कि धीरे धीरे वो हमारे साथ खुले और हमें वो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब दे पाए. तो हमें क्योंकि वैलिड डेटा चाहिए, रियल डेटा चाहिए, ठीक है, यूज़फुल डेटा चाहिए जो हमारे रिसर्च में यूज़फुल हो, हमें मीन्स क्लियर कट हम कंक्लूजन पर आए. उसके लिए हमको किसी भी इंटरव्यूअर जो होता है या रिसर्चर होता है वो अपने सब्जेक्ट से धीरे धीरे मतलब इंटरेक्शन करते करते इस उस पे मतलब ऐसे मुकाम पे आते हैं कि जहाँ पर वो हमारे साथ खुल जाते हैं और फिर हमारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं. तो स्टार्ट हम करते हैं, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं. सबसे पहले हम उनका इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, उनकी ओपिनियन लेते हैं, फिर उनसे अपने जो हमने इंटरव्यू में जो कुछ क्वेश्चंस लिख के लाए हैं इन द फॉर्म ऑफ शेड्यूल और क्वेश्चनर जो कि मतलब बड़े एक पॉपुलेशन पे करते हैं, पर शेड्यूल हम फेस टू फेस इंटरव्यू जब लेते हैं तो उसमें शेड्यूल भी हम भरते हैं. ओके, तो उस केस में हम धीरे धीरे अपने मीन्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है इंटरव्यू में. मतलब आप जाते ही एकदम से स्ट्रेंज क्वेश्चंस पूछने लगेंगे तो वो एक तो आप आउटसाइडर हैं उनके लिए, तो वैसे भी आपसे थोड़ा दूरी बनाकर रखते हैं. लेकिन अगर आप उनके साथ धीरे धीरे 1-2 बार 4 बार में मुलाकातें करते हुए उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रैपो मतलब क्रिएट करते हैं, मीन्स रैपो इस्टेब्लिशमेंट करने के बाद मीन्स आप उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनके साथ एक आपका एक घुल जाते हैं आप उनके साथ धीरे धीरे, तब आप जो है उनसे उनके ओपिनियन पूछते हैं. देन आपके कंट्रोवर्शियल या सेंसिटिव क्वेश्चंस पर आते हैं. खासकर महिलाएं जल्दी से जो स्ट्रेंजर्स होते हैं या आप एज ए आउटसाइडर जब आप जाते हैं रिसर्च के रूप में तो आपसे इतनी जल्दी वो क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाती हैं. तो इसलिए आप धीरे धीरे खुलते हैं और फिर उसके बाद कंट्रोवर्शियल सेंसिटिव क्वेश्चंस पर जाते हैं और बाद में फिर वो जो है हम उससे डेटा मीन्स इस तरह डेटा कलेक्ट किया था. ओके, तो यहाँ पर स्टेप वाइज आप कैसे इनको चूज करेंगे ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस को, तो देख लेते हैं. फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस है, ओपिनियन क्वेश्चंस है, इंटरेस्ट क्रिएशन क्वेश्चंस है, एंड डोंट डिड वी मिस समथिंग टाइप क्वेश्चंस है. तो डिड वी मिस समथिंग तो दिख ही रहा है कि सबसे लास्ट में होना चाहिए. ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट क्रिएशन होना चाहिए, इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए. तो सबसे पहले हम किसी भी कम्युनिटी में जाएंगे, वहाँ के लोगों में हम इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे. कोई भी टॉपिक जिस पे मुद्दे पे हमें बात करनी है, उनसे क्वेश्चन पूछना है, उसके प्रति उनका इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है. तो इंटरेस्ट क्रिएशन क्वेश्चंस हम सबसे पहले पूछते हैं. ठीक है, जब बातचीत हम करते हैं किसी भी अननोन पीपल से तो धीरे धीरे शुरुआत की जाती है. तो इसमें इंटरेस्ट क्रिएशन सबसे पहला जरूरी होता है. और डी पे अगर हम जाते हैं तो डी देखते ही यहाँ पर देख लीजिए आप, सेकंड क्वेश्चन में ही डी दिख रहा है, बाकी में डी नहीं है. 2 जगह ए है और 1 जगह ई है. ए फैक्चुअल क्वेश्चन, जाते ही हम फैक्चुअल क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते, मीन्स फैक्ट्स हमको कलेक्ट करने डेटा, तो फैक्ट्स पे भी बात जाते ही नहीं कर सकते. ठीक है,
और ई तो पहले हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिड वी मिस समथिंग, मिस तभी करेंगे जब लास्ट में, तो ये तो गलत ही है। तो बाकी ऑप्शंस गलत है। सेकंड पे जाएंगे, सेकंड में इंटरेस्ट क्रिएशन पे जाएंगे, और उसके बाद हम फैक्ट्स की बात करेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चंस उसके बाद पूछेंगे। फर्स्ट वी क्रिएट इंटरेस्ट, देन वी आस्क फैक्चुअल क्वेश्चंस, ओके, एंड देन वी कम टू ओपिनियन, उनका ओपिनियन मांगेंगे, ठीक है, एंड देन सेंसिटिव या इस तरह के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पे जाएंगे, एंड देन इन लास्ट डिड वी मिस समथिंग टाइप क्वेश्चंस, ओके। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 132 पे आ जाते हैं। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ईयर ऑफ पब्लिकेशन के रूप में अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन द ऑर्डर ऑफ ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। तो अर्लीस्ट टू लेटेस्ट चलना है, सबसे पहले जो पब्लिश हुई होंगी उनसे लेकर और बाद के पब्लिकेशन तक हमें इसको अरेंज करना है, ओके। तो पहले देख लेते हैं पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड वर्मा, सबसे पहले लिखा हुआ है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड वर्मा। ये एडमंड लीच की बुक थी, जैसा कि हम लोग डिस्कस किया काचिन और शांतो कम्युनिटी पर, जो हाईलैंड वर्मा कम्युनिटीज थी उन पर उन्होंने स्टडी किया था। और ये बुक लिखी गई थी 1970 में, ठीक है, 1970 की ये बुक है, ओके। देन ऑर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक आती है, ये मेरिनोव्स्की के द्वारा लिखी गई थी ट्रोवाइड आइलैंड्स पे, और ये लिखी गई थी 1922 पे, ठीक है, ओके। तो इनका जो फंक्शनलिस्ट अप्रोच था मेलिनोव्स्की का, ठीक है, और ये स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच रखते थे एडमंड लीच। एंड देन आते हैं एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो रेमंड फर्थ की बुक है, रेमंड फर्थ की बुक है, और रेमंड फर्थ ने इसको लिखा था एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कहीं कहीं आपको 1961 लिखा रहेगा, 1963 भी लिखा होता है, 61 एंड 63 भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो रेमंड फर्थ की बुक है। देन द नूअर आती है, नूअर बाय इवांस पिकार्ड, नूअर कम्युनिटी पर उन्होंने स्टडी किया था, और नूअर लिखी गई थी 1940 में, 1940 में लिखी गई थी। एंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये लिखी गई थी रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा। रेडक्लिफ ब्राउन ने अंडमान आइलैंड्स पे काम किया था, और रेडक्लिफ ब्राउन अंडमान आइलैंडर्स उनकी बुक भी थी, और ये बुक जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, वो भी रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा ही लिखी गई थी। वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थे, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों की बात उन्होंने की कि प्रिमिटिव सोसाइटी में दोनों ही होता है। जबकि एलिमेंट जो ऑर्गनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक में मेलिनोव्स्की ने सिर्फ वो, क्योंकि फंक्शनलिस्ट थे तो सिर्फ फंक्शन की बात करते थे, जबकि रेडक्लिफ ब्राउन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थे, तो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों की बात करते थे, किसी भी समाज में दोनों ही होता है। और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये लिखी गई थी 1965 में, 1965 में, ओके। तो अब इसी ऑर्डर में हम अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पुरानी बुक हमको दिख रही है 1922 की ऑर्गनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, और 1922 में ही जो रेडक्लिफ ब्राउन की अंडमान आइलैंडर्स आई थी, वो भी 1922 में ही आई थी, ठीक है। लेकिन अभी हम बात करें ऑर्गनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक की, तो बी सबसे पहले हो जाएगा, बी दो जगह सबसे पहले है, 1 पे और 4th पे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, डी है, दोनों जगह कॉमन है, इसका मतलब ये जो द नूअर है 1940 वाली, वो डी भी आ जाएगी। अब सी और ए में कौन पहले आएगा देख लेते हैं। ए है 1970 और सी है आपका 1961 या 63, ठीक है। तो सी पहले आएगा, तो सी पहले आएगा, तो इसका मतलब 4th ऑप्शन करेक्ट है, 4th ऑप्शन इज करेक्ट। देन ई आएगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन 1965, 65 की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, ठीक है। और एलिमेंट्स इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन 61 63 में है, तो 61 भी आप मान से 63 भी देख सकते हैं, तो 65 अब आ गया ई, एंड देन ए लास्ट में आएगा 1970 की बुक पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा। तो बी डी सी ई ए इज द करेक्ट आंसर, बी डी सी ई ए, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग starting from the state having the highest scheduled tribe population
to the state with the lowest scheduled tribe population as per the 2011 census. Okay, तो अब इसको इन सारे स्टेट्स को हमको अरेंज करना, जो हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब जहाँ पर है उससे लेकर लोएस्ट की तरफ बढ़ना है। तो जैसा कि आप जानते हैं जो हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है वो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा है, और जो पंजाब, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में इनकी पॉपुलेशन सबसे कम है। ठीक है, खासकर पंजाब हरियाणा में ना के बराबर है। तो अभी हम यहाँ देख लेते हैं कौन से स्टेट्स हैं जिनमें की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो नॉर्थ ईस्ट के तो एक भी स्टेट्स नहीं है। मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश जो यहाँ पर दिए हुए हैं उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 आएगा। देन 2 आएगा महाराष्ट्र, 2 महाराष्ट्र आएगा। तो मध्य प्रदेश देख लेते हैं। ई में सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, देख लेते हैं। ई पहले है, देन महाराष्ट्र, देन बी आता है उड़ीसा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, एंड देन आता है डी आपका राजस्थान, एंड देन ए आता है गुजरात। ओके, तो इसी ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। सबसे पहले मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन उड़ीसा, देन राजस्थान, एंड देन लास्ट में गुजरात। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, इसको ट्राइबल पॉपुलेशन के रूप में अरेंज करना है, मीन्स हाईएस्ट टू लोएस्ट एज पर 2011 सेंसस के आधार पर इसको अरेंज करना है। तो जो भी स्टेट्स यहाँ पर दिए हुए उनके उनमें जो ट्राइबल पॉपुलेशन की जनसंख्या है उसके आधार पर हम यहाँ पर अरेंज करते हैं, और इस हिसाब से यहाँ पर जो स्टेट्स दिए हैं उसमें मध्य प्रदेश में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन एसटी की है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। Then comes the Maharashtra, then Odisha, then Rajasthan, and then last में गुजरात। Okay, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है क्रोनोलॉजिकल सक्सेशन ऑफ टूल टाइप्स इन प्री हिस्टोरिक कल्चर। ठीक, अब क्रोनोलॉजिकल सक्सेशन अगर देखेंगे तो देखिए, चॉपर्स जो सबसे पहला टूल क्या दिया है, चॉपर्स दिया है। चॉपर्स आपका किससे बिलोंग करता है, लोअर पैलेथिक से बिलोंग करता है, लोअर पैलेथिक कल्चर से। माइक्रोब्यूरिन्स, ये माइक्रोब्यूरिन्स आपको, ब्यूरिन्स जो है सबसे पहले आपको कहाँ मिलते हैं, अपर पैलेथिक में मिलते हैं, अपर पैलेथिक मिलते हैं, और उसके बाद मीसोलिथिक कल्चर में भी मिलते हैं। ठीक है, मीसोलिथिक में भी मिलते हैं। ओके, देन बिट्स एंड चीक पीसेस, ये क्या है, माइक्रोलिथ्स है, ये भी माइक्रोलिथ्स हैं, जो नॉन ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स। ठीक है, तो ये मीसोलिथिक पीरियड हो जाएगा, मीसोलिथिक। एंड देन बोन पॉइंट्स आते हैं अपर पैलेथिक। बोन टूल्स जितने भी हैं वो सबसे ज़्यादा उनकी जो प्रोडोमिनेंस थी वो अपर पैलेथिक में सबसे ज़्यादा थी। चॉपर एंड चॉपिंग टूल ट्रेडिशन हम लोअर पैलेथिक कल्चर को कहते हैं। बोन पॉइंट्स जब आते हैं तो ये सबसे ज़्यादा, और फ्लैग टूल कल्चर आपका आता है मिडिल पैलेथिक, एंड बोन्स जो टूल्स कल्चर आता है सबसे ज़्यादा अपर पैलेथिक में आता है, उसमें बोन टूल सबसे ज़्यादा बने थे। एंड क्लीवर्स जो आते हैं आपके लोअर पैलेथिक और मिडिल पैलेथिक दोनों में मिलते हैं। मोस्टली दे बिलोंग टू लोअर पैलेथिक कल्चर एंड ऑल्सो टू मिडिल पैलेथिक। ओके, तो अपर हम इनको क्रोनोलॉजिकल सक्सेशन मीन्स अर्लीस्ट टू लोएस्ट देखेंगे। तो सबसे पहले लोअर पैलेथिक टूल अरेंज करेंगे तो चॉपर्स हो जाएंगे, चॉपर्स के साथ ही क्लीवर्स, मीन्स चॉपर, चॉपिंग टूल्स, हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स, ये सभी हमको लोअर पैलेथिक में मिलते हैं। तो चॉपर्स के बाद हम क्या रखेंगे, क्लीवर्स रखेंगे। तो ए के बाद हम ई रखेंगे, ए के बाद ई रखेंगे। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी को भी चेक कर लेते हैं। देन डी रखेंगे, बोन पॉइंट, सही बात है। यहाँ पर हमको अपर पैलेथिक कल्चर रखना है, फिर तो हमने लोअर पैलेथिक रखा। क्लीवर्स मिडिल से भी बिलोंग करते हैं, मिडिल भी देख लिया। देन अपर पैलेथिक की तरफ आए, बोन पॉइंट्स, देन ब्यूरिन्स जो कि अपर पैलेथिक और मीसोलिथिक दोनों से बिलोंग करते हैं, तो ब्यूरिन्स आ जाएंगे। एंड देन लास्ट में माइक्रोलिथ्स आएंगे जो बिट्स एंड चीक पीसेस हैं। ओके, तो नॉन ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स हैं ये। ठीक है, और ज्योमेट्रिक में क्या थे, ट्रेपेजेस थे, ट्रायंगल्स थे, सेमी सर्कल्स थे। ठीक है, ये सब ज्योमेट्रिक में थे। तो इस ऑर्डर में अरेंज किया हमने, तो ए ई सी डी बी सी करेक्ट ऑप्शन मिला। ठीक है, सबसे पहले चॉपर्स, जिसमें कि हमने देखा लोअर पैलेथिक में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लोअर पैलेथिक के टूल्स क्या थे, चॉपर, चॉपिंग टूल,
हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स। तो चॉपर्स के बाद क्या आएगा? क्लीवर्स आएगा। एंड क्लीवर्स के बाद क्या आएगा? बोन पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि अपर पैथिक में बोन पॉइंट्स थे जिसमें लीफ ब्लेड्स थी, नाइफ पॉइंट्स थे, और लॉरेल लीफ, विलो लीफ पॉइंट्स, ठीक है, लॉरेल लीफ, विलो लीफ पॉइंट्स, और नाइफ पॉइंट्स, ब्यूरिन, स्पोरर्स, ये सारे थे। तो इसी के जस्ट बाद ब्यूरिन्स आ जाएगा, एंड ब्यूरिन्स के बाद आएगा बिट्स एंड चीप पीसेस, ओके, मेसोलिथिक कल्चर में। तो इस तरह आप अरेंज कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, यहाँ पर देखना है the correct sequential order of geological epochs from earliest to latest। इसको भी chronologically अरेंज करना है। तो आप जानते हैं कि जो हम इपॉक्स पढ़े थे, तो कौन कौन सी इपॉक्स थी आपको याद होगा। पेलियोसीन इपॉक थी सबसे पहली। अर्लीस्ट इपॉक क्या है? पेलियोसीन, ठीक है, पेलियोसीन सबसे ओल्डेस्ट है। पेलियो माने ही ओल्ड होता है। पेलियो पेलियोसीन पेलियोसीन, ठीक, पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लिस्टोसीन, एंड देन होलोसीन। एंड होलोसीन के बाद अभी प्रेजेंट क्या चल रही है? एंथ्रोपोसीन, इसको कहते हैं एंथ्रोपोसीन, ओके। तो पेलियोसीन हो गई, देन इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन। यहाँ पर सभी आपको जो प्राइमेट्स के एप्स मिलते हैं, जो वो इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन में मिलते हैं, ठीक है। देन प्लायोसीन तक हमको मिलते हैं। प्लायोप्लिस्टोसीन में आपको ऑस्ट्रेलोपिथिकस के रिमेन्स मिलते हैं। देन प्लिस्टोसीन जो आ जाता है लोअर पैराथिक से ही हमको, लोअर प्लिस्टोसीन, मिडिल प्लिस्टोसीन, अपर प्लिस्टोसीन, यहाँ पर जो पूरा प्लिस्टोसीन इपॉक था, इसी में पूरा हमारा पैलेलिथिक कल्चर होता है, जिसको हम आइस एज कहते हैं, ओके। तो प्लिस्टोसीन इपॉक को ही हम आइस एज कहते हैं। एंड देन होलोसीन आते ही मीन्स पैलेलिथिक खत्म होता है अपर पैलेलिथिक तक, एंड यहाँ पर मीजोलिथिक कल्चर स्टार्ट हो जाता है। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था इसको कि एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, वाटर बॉडीज इंक्रीज करती हैं, एंड देन मीजोलिथिक कल्चर यहाँ पे आ जाता है। मीजोलिथिक के बाद नियोलिथिक भी इसी में आता है। फिर आयरन एज, मतलब जो चारकोलिथिक कल्चर, देन आयरन एज, ये सारा कुछ हम होलोसीन इपॉक में पढ़ते हैं। और अभी हम मानते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट की अभी एंथ्रोपोसीन चल रहा है, ओके। तो इसी ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो पेलियोसीन तो इसमें यहाँ पे है ही नहीं है, इयोसीन है, ठीक है, ओलिगोसीन है, मायोसीन नहीं है, प्लायोसीन नहीं है, प्लिस्टोसीन आ गया, एंड देन एंथ्रोपोसीन आ गया। इसी में आप अरेंज कर लीजिए। सबसे पहले इयोसीन रखेंगे, इयोसीन रखेंगे नंबर 1, देन ओलिगोसीन रखेंगे 2, देन ओलिगोसीन, फिर देन मायो, प्लायो है नहीं, प्लिस्टो रख देंगे थर्ड में, देन रख देंगे फोर्थ होलोसीन, एंड देन लास्ट में रख देंगे फिफ्थ एंथ्रोपोसीन, ओके। तो आपका आंसर होगा बी डी ई सी ए, बी डी ई सी ए, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है ये एजर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन, मीन्स दिसंबर 23 में एजर्शन रीजन क्वेश्चन आया था, और अभी आपने देखा होगा दिसंबर 24 में एक भी एजर्शन रीजन या स्टेटमेंट के क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। तो एजर्शन रीजन क्वेश्चन में देख लेते हैं। ए एजर्शन दिया है एंड रीजन आर the evidences of early domestication of plants and animals had taken place in Mesopotamia region of West Asia. The flora and fauna together the then prevailing paleoecological condition during the lithic ages of Holocene period were congenial for early farming as evidenced at Jericho, Jarmo and Catalhuac archaeological sites, ठीक है। तो दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही जो रीजन एंड असर्शन दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए मीन्स वो सुटेबल थी, जो जेरिको, जॉर्मो, कैटलहुएक जो साइट्स थी वो सुटेबल थी अर्ली फार्मिंग के लिए, अर्ली फार्मिंग के लिए या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के लिए। तो प्लांट्स एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन के लिए जो जेरिको, जार्मो एंड कैटलहुएक साइट थी वो
सुटेबल थी, क्योंकि जो देखिए जो एनिमल डोमेस्टिकेशन तो स्टार्ट हो गया था मीसोलिथिक कल्चर में ही, लेकिन दोनों एक साथ जो स्टार्ट हुआ था, क्योंकि प्लांट डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हो गया था वो नियोलिथिक कल्चर में। और नियोलिथिक कल्चर में अगर हम देखें तो जो मेसोपोटामियन रीजन था जो वेस्ट एशिया का, वहाँ पर सबसे पहले हमको अर्ली फार्मिंग के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है, जिसपे कि जो साइट्स थी मेनली जेरिको, जार्मन, कैटलुअक है। तो reason means both A and R are correct and R is the correct explanation of A होगा यहाँ पर, क्योंकि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, रीजन जो है assertion को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन माना जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। then नेक्स्ट देख लेते हैं, J.M. Tanner identified what is known as secular trend in the growth of children and adolescents during the 19th and 20th centuries, and reason दिया हुआ है J.M. Tanner observed the trend of increase of height at all ages, particularly in the adolescence and earlier sexual maturation in Western Europe and USA that began in early 1800s and continued to the middle of 20th century. Observe the trend of increase in height at all ages, particularly the adolescence and sexual maturation in Western Europe and USA that began in early 1800s and continued to the middle of the 20th century. तो ठीक है, तो इनका ये जो रीज़न दिया था इन्होंने, मीन्स असर्शन था, उसको रीज़न प्रूव कर रहा है, तो करेक्ट रीज़न है, तो इसका मतलब इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इट्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट है। तो नेक्स्ट चलते हैं एजर्शन रीजन। एजर्शन रीजन की कई क्वेश्चन है यहाँ पर। The symbolic coding of food has been elaborated to a high degree, especially in the second half of the 20th century, when the development of global food cultures and systems of food retail and marketing accelerated. And then reason दिया है for nutritional anthropologists, understanding of deep social embeddedness as a symbolic good helps to determine how the nutritional health is produced in relation to modern food system, where symbolic value is an important issue for food management and marketing. अब यहाँ पर भी assertion रीजन का क्वेश्चन है और यहाँ पर अप्रोप्रिएट क्वेश्चन आंसर खोजना है, तो ये भी करेक्ट लग रहा है, मीन्स assertion को ये रीजन जो है इसका करेक्ट रीजन है और ये इसको प्रूव कर रहा है, मीन्स एक्सप्लेन कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट का है, यहाँ पे assertion रीजन नहीं, स्टेटमेंट्स हैं और देखना है आपको कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है या करेक्ट है। ओके, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इंक्लूड्स द ट्रांसनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स, पीपल, आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस, देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इंटरनेशनल माइग्रेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से तो माइग्रेशन होता ही है, ज़्यादा हो रहा है, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ द कल्चरल होमोजेनाइजेशन हैज बीन पॉइंटेड एट the way, and the statement 2 is in the wake of globalization forces there has been assertion of the local cultures in the form of various movements. Identity assertion is very much there. Globalization process has been pointed, restriction on visas and work permits come in the way of international migration. ये भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ही करेक्ट है। पहला तो ग्लोबलाइजेशन का स्टेटमेंट स्टेट कर रहा है कि ग्लोबलाइजेशन जो जिसमें कि ट्रांसनेशनल जो फ्लो ऑफ गुड्स, पीपल, आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस होती है थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, कि जो हम मतलब पहले क्या था कि लोकलाइज्ड जो कल्चर था वो एक जगह तक सीमित रह जाता था, लेकिन आज के ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में हर चीज़ मीन्स किसी भी वर्ड की कोई भी कल्चर से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वहाँ के लोग रहने वाले लोग हों, उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस हो, आइडियाज़ हो, कुछ भी वो सभी जगह पहुँच जाता है थ्रू दिस ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और ये क्या होता है क्योंकि माइग्रेशन जो है, जो कम्युनिकेशन के साधन और माइग्रेशन बहुत ईजी हो गया है, तो देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इंटरनेशनल माइग्रेशन। ओके,
एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्चरल होमोजेनाइजेशन, क्योंकि कल्चर में सिमिलरिटी आ रही है, क्योंकि हर जगह आपको वही चीज़ें इजीली प्राप्त हो जा रही हैं, चाहे वो फूड आइटम्स हो, चाहे क्लोथिंग हो, चाहे उनकी वैल्यूज प्रैक्टिसेस, सभी कुछ आपको वो इजीली प्राप्त हो जा रही हैं आप, क्योंकि उनके कल्चर के कांटेक्ट में इजीली आ जा रहे हैं लोगों के। पूरे विश्व में जो है एकीकरण हो जा रहा है, तो इसी को कल्चरल होमोजेनाइजेशन कहा जा रहा है। मीन सिमिलरिटी इन ट्रेड्स आ रही है कल्चरल प्रैक्टिसेस में, और ये तो करेक्ट है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, तो जो लोकल कल्चर्स हैं वो मूवमेंट्स करते हैं, और इसकी वजह से रेस्ट्रिक्शंस वीज़ाज में या वर्क परमिट्स में ज़्यादातर जो इंटरनेशनल माइग्रेशन है उसमें लगा दिए जाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, both statement 1 and 2 are correct. Okay, then here also दो statements हैं, there is an association between the blood group types and genetic diseases, correct है। different blood group types में genetic disease का जो means मतलब जो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग अलग होती है, तो ब्लड ग्रुप टाइप्स का जेनेटिक डिजीज से एसोसिएशन होता है। एंड उसमें द एसोसिएशन ऑफ ब्लड ग्रुप टाइप्स एंड जेनेटिक डिजीज इज एन एग्जांपल ऑफ लिंकेज, ये गलत होगा, लिंकेज का यहाँ पे कोई एसोसिएशन है, इट्स नॉट एन एग्जांपल ऑफ लिंकेज। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप टाइप्स एंड जेनेटिक डिजीज के बीच में एसोसिएशन है, ये तो करेक्ट है, बट इट इज एन एग्जांपल ऑफ लिंकेज, ये कहना गलत होगा। तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, 1 इज करेक्ट बट 2 इज रॉन्ग। तो स्टेट यहाँ पर क्या है, both are correct, both are incorrect, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect, ये सही होगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, क्योंकि स्टेटमेंट 1 तो सही है पर 2 इनकरेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। So this was all about this lecture. Meet you in next video. Thank you very much.